पेटीएम पेमेंट बैंक आरबीआई ने मेनली 4 रीजंस की वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक्स पर बैन लगाया है। रिसेंटली आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के बैंकिंग ऑपरेशंस पे बैन लगा दिया है। आरबीआई ने इस पेमेंट बैंक को डायरेक्शंस दिया है कि 29 फेब के बाद ये अपने डिपॉजिट ऑपरेशंस, फंड ट्रांसफर्स, ट्रांजैक्शंस और अदर बैंकिंग ऑपरेशन को स्टॉप कर दे। इसके साथ ही आरबीआई ने पेटीएम प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, पेटीएम वॉलेट्स और पेटीएम फास्टैग्स पर भी बैन लगा दिया है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पेमेंट बैंक्स क्या होती हैं, पेमेंट बैंक्स को कब और क्यों लॉन्च किया गया था, क्या पेमेंट बैंक्स आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर आती हैं, ये पेमेंट बैंक्स किस टाइप के बैंकिंग ऑपरेशंस कर सकती हैं, पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में क्या डिफरेंस है और आरबीआई ने रिसेंटली पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन क्यों लगाया। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, पेमेंट बैंक्स क्या होती हैं। पेमेंट बैंक्स न्यू टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें आरबीआई ने क्रिएट किया है। ये पेमेंट बैंक्स अदर बैंक्स की तरह ही होती हैं, बट ये बिना किसी क्रेडिट रिस्क के स्मॉलर स्केल पर ऑपरेट करती हैं। ये पेमेंट बैंक्स कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं और इन्हें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अंडर बैंकिंग लाइसेंस मिलता है। सेकेंड पॉइंट, पेमेंट बैंक्स कब और क्यों लॉन्च की गई। नाचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद 2014 में आरबीआई ने पेमेंट बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया था। इंडिया की फर्स्ट पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक थी, जो कि जनवरी 2017 में सेटअप की गई थी। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो कि आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पेमेंट बैंक फंक्शंस के लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सेकंड, नॉन बैंकिंग प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशुअर्स। थर्ड, मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज। फोर्थ, कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। फिफ्थ, कोऑपरेटिव्स एंड सिक्स्थ, सुपरमार्केट चेन्स। इंडिया में ये एंटिटीज मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ के साथ पेमेंट बैंक्स को सेटअप कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि पेमेंट बैंक्स क्यों लॉन्च की गई। मीन्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है एडवांस फाइनेंशियल इंक्लूजन, मीन्स अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक पॉपुलेशंस जिनका ज्यादा बैंकों में अकाउंट नहीं है, माइग्रेंट्स, लो इनकम हाउस होल्ड एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, इन सबको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। थर्ड पॉइंट, पेमेंट बैंक्स इंडिया में किस रेगुलेशंस के अंडर आती हैं। इंडिया में कुछ फाइनेंशियल रेगुलेशंस एक्ट जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 पेमेंट बैंक्स को रेगुलेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, पेमेंट बैंक्स किस टाइप के बैंकिंग ऑपरेशंस को कंडक्ट करती हैं या किस टाइप की बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ऑल्दो इंडिया में पेमेंट बैंक्स बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए ऑथराइज हैं, पर इन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं और ये कुछ लिमिटेशंस के साथ ही बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि पेमेंट बैंक्स सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स में सिर्फ 2 लाख रुपए तक का डिमांड डिपॉजिट ही एक्सेप्ट कर सकती हैं, जो कि पहले 1 लाख रुपए था। डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट क्या होते हैं। डिमांड डिपॉजिट बैंक में आपका वो पैसा है जो आप कभी भी अपनी रिक्वायरमेंट या डिमांड के अकॉर्डिंग जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, मीन्स मनी ऑन डिमांड। टर्म डिपॉजिट बैंक में आपका वो पैसा है जो कि एफडी, फिक्स डिपॉजिट या आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट के फॉर्म में एक फिक्स टाइम पीरियड या टर्म के लिए जमा होता है। तो पेमेंट बैंक टर्म डिपॉजिट या एनआरआई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पेमेंट बैंक्स रेमिटेंसेस सर्विसेज, मोबाइल पेमेंट्स, फंड ट्रांसफर और अदर बैंकिंग सर्विसेज जैसे कि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, लॉकर सर्विसेज, एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं और इसके साथ ही म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड लो रिस्क फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। नेक्स्ट, पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड इन फॉर्म ऑफ मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड और रुपे कार्ड इशू कर सकती हैं, बट ये बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट,
पेमेंट बैंक किसी भी टाइप का लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती, मीन्स ये क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं दे सकती। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। वैसे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक दोनों ही कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बट दोनों की बैंकिंग सर्विसेज में कुछ की डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अकाउंट डिपॉजिट्स पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, मीन्स ये कितना भी चाहे डिपॉजिट ले सकती हैं, बट पेमेंट बैंक मैक्सिमम 2 लाख तक ही डिपॉजिट ले सकती हैं। सेकंड, स्मॉल फाइनेंस बैंक एक लिमिटेड अमाउंट तक लोन ऑफर कर सकती हैं, बट पेमेंट बैंक लोन ऑफर नहीं कर सकती। थर्ड, स्मॉल फाइनेंस बैंक टर्म डिपॉजिट जैसे कि एफडीज, आरडीज एक्सेप्ट कर सकती हैं, बट पेमेंट बैंक टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक दोनों ही डेबिट कार्ड इशू कर सकती हैं, बट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती। रिसेंटली इंडिया में कुछ पेमेंट बैंक ऑपरेट कर रही हैं, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक एंड पेटीएम पेमेंट बैंक। तो हमारा नेक्स्ट 6 पॉइंट है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन क्यों लगाया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के अंडर में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है। इस सेक्शन के तहत आरबीआई किसी भी इंडियन बैंक के अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है अगर उस बैंक की एक्टिविटीज डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट या लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो। रिसेंटली एक्सटर्नल ऑडिटर्स की कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट रिपोर्ट एंड कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट के तहत आरबीआई ने मेनली 4 रीजंस की वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक्स पर बैन लगाया है। ये रीजंस हैं, फर्स्ट, 2021 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऑडिट में कुछ केवाईसी वियोलेशंस को फाइंड आउट किया और इन इश्यूज को जल्दी रेक्टिफाई करने के इंस्ट्रक्शंस दिए, बट इस पेमेंट बैंक ने बिना किसी इश्यूज को रेक्टिफाई किए इनएक्यूरेट कंप्लायंस रिपोर्ट को आरबीआई को प्रेजेंट कर दिया, जिसकी वजह से मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जिसके तहत वो न्यू कस्टमर्स को ऐड नहीं कर सकते और इसके साथ ही केवाईसी गाइडलाइंस एंड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के नॉन कंप्लायंसेस के लिए इस पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ की पेनल्टी लगाई। सेकंड रीजन, पेटीएम पेमेंट बैंक ने कुछ कस्टमर्स के लिए प्रॉपर केवाईसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। ऐसा कई बार देखा गया कि सिंगल पैन कार्ड नंबर, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इश्यू किया गया एक यूनिक डॉक्यूमेंट है, हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स के अकाउंट में लिंक मिला। थर्ड रीजन, पेटीएम पेमेंट बैंक्स के फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस को पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के प्रमोटर ग्रुप्स के साथ मिक्स किया गया, जो कि आरबीआई की पेमेंट बैंक लाइसेंस गाइडलाइंस के अगेंस्ट था। फोर्थ रीजन, पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने कुछ कस्टमर्स को डिपॉजिट लिमिट से ज्यादा पैसे रखने के लिए अलाउ किया, जो कि आरबीआई की पेमेंट बैंक गाइडलाइंस के अगेंस्ट था। पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसने कि 2017 में बैंकिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया था, एक साल के अंदर में ही आरबीआई की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट रूल को ब्रेक कर दिया था। तो कुछ सालों से आरबीआई के द्वारा कंटिन्यू पेनाल्टी लगाने और इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी पेटीएम पेमेंट बैंक ने आरबीआई गाइडलाइंस और कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं किया। तो अब पेटीएम पेमेंट बैंक के पास 29 फरवरी 2024 तक का टाइम है। अगर तब तक ये बैंक आरबीआई गाइडलाइंस और कंप्लायंसेस को पूरा कर दे तो शायद आरबीआई इस पेमेंट बैंक से बैंक हटा दे। तो आप पेटीएम पेमेंट बैंक और आरबीआई के इस स्टेप के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते रहिए।